ये पूछना था सर कि सर जैसे कभी-कभी हम एडिट एंट्री बनाते हैं, तो सर उसका हाँ, सब्जेक्ट जो होता है सर एक लाइन से बड़ा होता है, तो उसको जैसे सर सेकंड इंटेंशन से उसको फर्स्ट इंटेंशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं ये या फिर एक सेकंड में? हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टाइप ऑफ एंट्री पे डिपेंड करेगा। अगर सर ये से हाँ जी, अगर हेडिंग होगा, सुनिए, अगर हाँ जी, हेडिंग होगा ऑथर का, हाँ जी, तो हाँ जी, ऑथर का हेडिंग जब ज्यादा लंबा जाएगा, तो कॉर्पोरेट ऑथर की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की नहीं। हाँ जी, कॉर्पोरेट ऑथर में जब होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें आगे इमेजिनरी इंटेंशन, थर्ड इंटेंशन से कंटिन्यू करेंगे। नहीं और सर मैं पूछ रही थी सर जैसे एडिट एंट्री जो बनाते हैं हाँ, सर उसका उसके ऊपर हाँ, जैसे टाइटल इन से हाँ बनाया हाँ जाए। बिल्कुल, एडेड एंट्री जो है, जैसे एडेड एंट्री की तो बात अलग है। पहले मेन एंट्री समझिए कि हाँ जब हम इंस्टीट्यूशन की एंट्री करेंगे, तो जैसे ही लाइन दूसरा शुरू करेंगे, तो इमेजिनरी से, मतलब जो दो वर्टिकल लाइन है उससे अगली एक इमेजिन करेंगे, उससे कंटिन्यू करेंगे, पीछे वाली दोनों लाइनों से नहीं करेंगे। एक बात, टाइटल एंट्री में हमने आपको बताया, जब भी किसी बुक में टाइटल एंट्री होगी, तो टाइटल से जब शुरू करेंगे तो हैंगिंग बनाएंगे, मतलब पहले इंटेंशन से शुरू होगा ऊपर से, लीडिंग लाइन से, और अगली वाली इंटेंशन से कंटिन्यू होगा, पीछे नहीं हटेगा। इसलिए इस एंट्री को हैंगिंग एंट्री कहते हैं, टाइटल एंट्री। अब सर ये सुन जैसे लीजिए, मैं कई तरीके बताता हूँ। ऑथर एंट्री कॉर्पोरेट में होगी, तो हैंगिंग बनेगी, मतलब कंटिन्यू पीछे से होगा, और आगे से मतलब लाइन छोड़ के लिखेंगे। जैसे अभी आपको मैंने पीछे एंट्री में बताया है, या एक एक एंट्री खोल के आपको समझाते जाऊं। देखिए, आप एक बार देखिए, मैं इसको खोल, ये 13 वाली, यस सर, हाँ, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स 1970-71 और 1981 टू 82, ये 10 साल के अकाउंट्स हैं। 70-71 साल से शुरू होगा। ये हमेशा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वो ब्रेक करके लिखा जाता है। 1970 से कोई फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, 70-71 होगा, क्योंकि आपको पता है मार्च में खत्म होता है। सर तो अप्रैल टू मार्च। 70-71 यानी अप्रैल 70 से मार्च 71, ये पूरा फाइनेंशियल बनता है। तो इसमें 70-71 से 81-82, इसका मतलब 10 साल का है अकाउंट। ये 10 ईयर्स के अकाउंट्स है। 1970-71, ये इसमें इतने डैश हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा। हेलो, यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, हाँ, इनसे आप कंफ्यूज मत होना। एक तरीका इनका लिखने का और भी है, 70-71 को ऑब्लिक करके लिख दीजिए। हेलो, यस सर, 70-71 को ऑब्लिक करके लिख दीजिए, और फिर डैश लगा दिए, फिर 81-82 को भी ऑब्लिक करके लिख दीजिए। ओके तो इसका मतलब 70-71 से 81-82 हो जाएगा, इसका मतलब। और इसको लिखने का तरीका क्या है, नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स, कॉमा, कोलन नहीं लगेगा। हेलो, यस सर, कोलन जब लगता है जब सब टाइटल होता है, ये टाइटल का ही पार्ट है। तो इसमें यस आप ऐसे करके कॉमा 70-71 और 81-82 लिखना। ओके ठीक है। यस हाँ, नीचे ऑथर में डिपार्टमेंट स्टेट्स, तीसरे लेवल की सरकार है, सरकार की तीसरे लेवल की एंट्री है। दूसरे लेवल की है मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग, और फर्स्ट लेवल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केवल इंडिया लिखा जाता है, इंडिया डॉट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉट डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और जब इसकी एंट्री बनाएंगे, तो ये देखिए, ये इंडिया डॉट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग डॉट, और डिपार्टमेंट स्टेट्स है, वो थर्ड इमेजिनरी है। ये लाइन जो है ना, ये थर्ड यस इमेजिनरी है। देखिए, ये डिपार्टमेंट थोड़ा और आगे से लिखा जाएगा, जितना गैप यहाँ पर है, उतना ही गैप आगे छोड़ के फिर लिखें। ठीक है। ओके सर, यस सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर पूरा ऑथर का ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ। ठीक है। यस सर, हाँ, अब देखिए, टाइटल यहीं से शुरू होगा, इधर वाली लाइन से, और कंटिन्यू पीछे से होगा। ये देखिए,
ये ऐसे लिखते जाइए। यहाँ पर दिल्ली के बाद कोलन है ये, और इसके बाद यहाँ कॉमा है। सर ये 82 के बाद डॉट डैश आएगा तो डॉट आएगा? कहाँ पर वापस आएगा क्या बेटा? 82 के बाद डॉट डैश आएगा? कहाँ पर बेटा बता रहे हो? सर 82 के बाद डॉट आएगा, ये पूछ रहे हैं। 84 के बाद। डैश। हाँ ये लास्ट में ना। हाँ 82 सर, 82 82। 82 कहाँ? अच्छा अच्छा, इसके बाद ये जो डॉट लगा है ना, हेलो, ये सर। जो डॉट लगा है ना, इस डॉट के बाद हाइफन भी हमेशा याद रखो। हमारा कनेक्टर मतलब रेलगाड़ी के डिब्बे जो जुड़ते हैं ना, वो जो क्लैंप होता है, वो क्लैंप क्या है? डॉट और हाइफन। याद रहेगा बेटा, डॉट और हाइफन। ये जितने भी कनेक्टर होंगे डॉट हाइफन होंगे, एक्सेप्ट ये, जैसे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर के बीच में कोलन होता है, ठीक है, और पब्लिशर के नाम के बाद कॉमा होता है, ये कुछ अलग हैं। बाकी कॉमन कनेक्टर इसमें क्या है? डॉट और हाइफन। तो 82 के बाद डॉट और उसके साथ हाइफन भी जरूरी है, ठीक है। हेलो, यस सर। अच्छा, पेजेज में देखा आपने, याद रखिए, पहले गिनती पेज की, फिर पी, फिर डॉट, फिर सेमीकोलन, डॉट ऊपर और नीचे कॉमा, और 28 सेंटीमीटर, और बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। इधर देखिए, इसमें गलती है, अकाउंट्स है ना, और फिर इसमें डैश लगेगा, डैश स्टैटिस्टिक्स, नहीं अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स, यहाँ डैश, आगे वाला बता रहा हूँ इंडिया के साथ, ये डैश है ना, इसमें मिट गया क्या है, अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स डैश इंडिया, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे चलूं, आगे चलूं। सर एक सेकंड सर, ये जो डेट लिखी है 1970 से 71, सर ये सेकंड इंडक्शन से शुरू होगी ना? कौन सी डेट? ये इसमें ईयर टाइटल में? यस सर यहाँ जो सेकंड का मतलब समझते हैं आप क्या है? यहाँ पीछे वाले से, अगले से नहीं, पीछे से लिखेंगे। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये ऑथर एंट्री है, ऊपर जो है एंट्री ऑथर में है, और ऑथर में जब एंट्री होगी तो टाइटल की नॉर्मल एंट्री, नॉर्मल कैसे कि यहाँ से शुरू होगा फर्स्ट से, और पीछे वाले से कंटिन्यू हो जाएगा, ये ऐसे। ओके सर तो ठीक है। हाँ बोलो, क्या जानना चाहते हो? सर मैं पूछ रही हूँ, तो ये डेट लिखा हुआ है, ये ऊपर है टाइटल, नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। नेशनल के जो राष्ट्र के जो अकाउंट्स हैं वो 70-71 से लेके और 81-82 तक के हैं। तो इनको लिखने का स्टाइल ये जो दिया है 70-71-81-82, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 70-71 से 81-82 तक है। ये अगर बहुत कायदे से लिखा जाए तो लिखने का तरीका है 70/71 और डैश 81/82, तब ये क्लियर हो जाता है कि 70-71 से 81-82 तक है। इसमें सिंबल दोनों जगह डैश यूज किया, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यस हेलो, सर। हाँ, आप वैसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वैसे लिख दीजिएगा। चलिए अगली एंट्री देखिए इसके बाद। पर एक 17 बता दो। 17 क्या? तो 17 एग्जाम्पल है इसका। अच्छा 17, इसमें देखता हूँ, अभी आएगी 16, 17। हाँ बताइए, ये देख रहे हैं आप? हाँ, प्रोसीडिंग्स ऑफ 9th लूनर एंड प्लानिटरी साइंस कॉन्फ्रेंस। अब देखिए, इसको क्वेश्चन को पहले समझिए। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब कार्रवाई, कार्रवाई किस चीज की है? 9th लूनर प्लानिटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, यह कॉन्फ्रेंस का नाम है। नमी, लूनर और प्लानिटरी, तारों की जो साइंस है उस साइंस की कॉन्फ्रेंस है। और जगह कहाँ है कॉन्फ्रेंस की? हॉस्टन में, हॉस्टन में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। टेक्सास उसका स्टेट है, हॉस्टन सिटी है और स्टेट, जैसे लखनऊ यूपी, लखनऊ सिटी है, यूपी उसका स्टेट है, ऐसे ही हॉस्टन और टेक्सास है।
और डेट है मार्च 13 से 17 तक ये कॉन्फ्रेंस हुई है और 1978 की हुई है। जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। कर्सर से दिखाता हूँ। प्रोसीडिंग तो टाइटल हो गया, ये अलग कर दो। 9th से ये कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया 9th लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, इतना नाम है। और प्लेस ये है हॉस्टन, और ये डेट और ईयर ये। अब हमेशा कॉन्फ्रेंस में जो गिनती होती है, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी, 9th, ये 9th वर्ड जो है टाइटल में नहीं लिखा जाएगा। टाइटल में यहाँ से लिखेंगे लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, और जो 9th है वो हम यहाँ अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं। एक बार इसको एंट्री देखो, एंट्री देखो, ये एंट्री बनी हुई है। हमने लूनर और प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस ये टाइटल बनाया है। 9th वर्ड वहां से निकाल के ये देखो ब्रैकेट में पहली गिनती 9th लिखी है, फिर कोलन करके ईयर लिखा है, किस ईयर में कॉन्फ्रेंस है, मंथ नहीं, केवल ईयर, और फिर कोलन करके जगह का नाम हॉस्टन, सिटी का नाम होगा, स्टेट का नाम नहीं होगा, सिटी का, और ब्रैकेट बंद, डॉट। ये भी इमेजिनरी से होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दूरी है उतनी ही दूरी आगे छोड़ के फिर कॉन्फ्रेंस लिखेंगे। तो ठीक है, थर्ड इंटेंशन से लिखेंगे कॉन्फ्रेंस को। हाँ हाँ, थर्ड इमेजिनरी से कॉन्फ्रेंस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे वही हुआ प्रोसीडिंग। फिर जो प्रोसीडिंग का जो टाइटल है पूरा ही लिख देंगे। आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए टाइटल पूरा क्या है। ये जो टाइटल है पूरा, ये ऊपर जो दिख रहा है आपको, ये पूरा रिपीट कर देंगे टाइटल में। ये पूरा कैसे रिपीट करेंगे, अभी देखो नीचे देखा है आपने, ये देखो प्रोसीडिंग लिख के टाइटल हमने लिखना यहाँ से शुरू किया और सारा रिपीट कर दिया। प्रोसीडिंग ऑफ 9th लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस, हॉस्टन टेक्सास, मार्च 13 से 17, 1978। पूरा का पूरा टाइटल रिपीट करके स्लैश करके लिख देंगे कंपाइल्ड बाय लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट। ये भी उसमें लिखा है, आप टाइटल में देखें, ये इंस्टीट्यूट ने सारा काम किया है। ये देखिए, ये कंपाइल्ड बाय, ये लिखा ना, कंपाइल्ड बाय लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट हॉस्टन। ये पूरी इंफॉर्मेशन स्लैश करके, एक तरह के इस कॉन्फ्रेंस का जो मालिक है या जो अधिकारी है वो ये है, इसका अधिकार है, इसने इस कॉन्फ्रेंस को किया और इसने छापा, पैरागॉन प्रेस ऑक्सफोर्ड। तो ये जितनी भी डिटेल है इसको लिखने का तरीका जैसा आपको बताया वैसा ही करना है। तो स्लैश लगाने का क्या मतलब होता है? स्लैश लगाने का मतलब अथॉरिटी। जैसे बुक में जब एंट्री आप करते थे, एक ऑथर दो ऑथर की करते थे ना, तब आप क्या करते थे, ऑथर का नाम तो ऊपर लिख दिया, उसके बाद जब टाइटल सेक्शन में लिखते थे स्लैश लगा के उसी ऑथर का नाम रिपीट कर देते थे ना। हाँ, इसका मतलब इस कॉन्फ्रेंस की अथॉरिटी ये है जिसने ये कंपाइल किया है। चाहे कंपाइल किया, देखो कॉन्फ्रेंस कंपाइल होती है, ऑथर होता है तो बुक लिखी जाती है या एडिट की जाती है। तो जो भी अधिकारी होता है उस इस डॉक्यूमेंट का जो अधिकारी है आपके सामने, वो स्लैश करके लिखा जाएगा। देखिए ये कॉन्फ्रेंस है और ये उसका टाइटल है प्रोसीडिंग ऑफ ये और कॉन्फ्रेंस हॉस्टन टेक्सास, यहाँ तक ये कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट है और ये किसने तैयार किया है वो स्लैश करके आगे लिख देते हैं, कंपाइल्ड बाय लूनर एंड प्लैनेटरी इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड पैरागॉन प्रेस 1978। ठीक है, ओके। सर एक चीज और पूछनी थी इसमें, सर ये कोई सा रूल होता है कि इतना ही एक कार्ड पे लिख सकते हैं, फिर कंटिन्यू उसको नेक्स्ट कार्ड पे करना? हाँ, ये जो है, जब यहाँ एक ही लाइन रह गई और आपकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिखनी है, ज़्यादा क्या लिखनी है, अभी आपको इसमें ट्रेसिंग सेक्शन बनाना है ना, तो आप बताइए वो जगह ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो सुराख है ना, इस सुराख के ऊपर जब एक लास्ट लाइन बचती है तब कंटिन्यूड लिख देते हैं और उसके बाद बाकी का अगले टाइटल पे चला जाता है। ये देखो, और जब अगले टाइटल पे जाते हैं तो केवल यहाँ पर
जो हेडिंग है वो लिख के छोड़ देते हैं और फिर एक लाइन का गैप देके जो रिमेनिंग कार्ड है वो बना देते हैं। सर एक और मून है जी, सर ये सर 523.3 में सर सिर्फ मून लिखा हुआ है सर, ये कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस कहाँ से सर लिखा है? क्या ये आपने पढ़ा ही नहीं ना, आप पढ़ेंगे तब समझ आएंगे। ये है लूनर मून होता है बेटा। लूनर का हाँ मतलब क्या जी, होता है? हेलो, सर मून लूनर होता इज है। मून, हाँ। यस और प्लेनेटरी साइंस का मतलब वो जो तारे सितारे उनको कहते यस हैं प्लेनेटरी साइंस। तो जो टाइटल है बिल्कुल वो ठीक है। चंद्रमा पे ही ये मेन स्टडी है और उसकी जो है कॉन्फ्रेंस ही है। लूनर और प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट भी नाम भी वही है। ठीक है, देख लीजिए। तो पहली एंट्री सब्जेक्ट की होगी, दूसरी एंट्री इंस्टीट्यूट की होगी जिसने ये काम किया है, और तीसरी एंट्री टाइटल की। ये टोटल बनते हैं। और कार्ड जो कंटिन्यूड होता है उस पर लिखा जाता है यहाँ कंटिन्यूड 1, और यहाँ लास्ट में लाइन लिखी जाती है कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट कार्ड, राइट। यस हाँ, बस ये समझ लीजिए कि कैटलॉगिंग में ये करीब करीब लास्ट टाइप की एंट्री है। अभी और भी एक दो और फिर रिपीट कर देता हूँ। सर ये ये जो देख, सर ये पुणे हाँ जी, वाली एंट्री है सर, ये है बेटा, 18 एग्जाम सर, ये है, 18 एग्जाम्पल में सर जो ये पुणे वाली एंट्री है हाँ सर, हाँ, इसमें सर जब पूरा हमने लिखा सब्जेक्ट क्या, जो भी है प्रोसीडिंग वाला, इसमें हाँ सर इंडिया क्यों नहीं लिखा हमने? हाँ। सर ये इंडिया नहीं लिखा इन्होंने प्रोसीडिंग वाली लाइन में। एक मिनट मैं दिखाता हूँ क्या कह रहे हैं आप। एंट्री खोलता हूँ, एंट्री खोलता हूँ। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं सिंपोजियम ट्रॉपिकल मानसून तो लिखा, ईयर लिखा और पूना लिखा है। हेलो, यस यस सर यस सर। आप चाहते हो इंडिया भी लिखें, ये नहीं कह रहे सर, हो ना? ये इसके नीचे सर जो लिखा है प्रोसीडिंग से शुरू है, हाँ हाँ, लिख उसमें सर दिया। उन्होंने पुणे के बाद उन्होंने इंडिया नहीं लिखा सर, हाँ, हेल्ड इस एट। ये इसलिए नहीं लिखा, ये जो टाइटल एंट्री आपने देखा नहीं, टाइटल एंट्री देखिए एक। हाँ, ये एट पूना, असल में प्लेस लिखा जाता है, कंट्री और स्टेट का नाम नहीं लिखा जाता। पीछे भी हमने एंट्री आपको बताई थी, उसमें देखा आपने स्टेट का नाम लिख है। केवल हम लिमिट कहाँ तक करते हैं? प्लेस तक। प्लेस का मतलब सिटी। देखो इतनी चीजें लिखते हैं, कौन सी कॉन्फ्रेंस, पहली दूसरी तीसरी छठी पांचवी, एक तो वो लिखते हैं गिनती, एक लिखते हैं उसका ईयर, ठीक है बेटा, और एक लिखते हैं उसका प्लेस। इतनी चीज उसमें टाइटल में लिखते हैं। अब रह गया रिपीट करने। जब रिपीट करने लगते हैं टाइटल को, यहाँ पर जो इंडिया ये लिखा है ना, ये वाला, ये असल में टाइटल का हिस्सा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये इसको ओमिट कीजिए, ये नहीं है। कैसे? प्रोसीडिंग ऑफ द सिंपोजियम ऑन ट्रॉपिकल मानसून हेल्ड एट पूना 5। पूना 5 एक पर्टिकुलर रीजन है पूना का, ठीक है। और उस पूना 5 में 8 और 10 सितंबर को हुई है। ये जो इंडिया है ये ऑब्सोलीट वर्ड है। ऐसे तो इंडिया कई जगह लिखा, देखो यहाँ भी इंडिया लिखा, ठीक है। और वैसे भी कंट्री ये इंडिया ही है, इसका चाहे कॉल नंबर देखेंगे तो भी आपको, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं है, टाइटल का पार्ट। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है। आपको टाइटल मिलेगा तो ऐसा अगर लिखा मिले कंट्री, जैसे पूना के बाद इंडिया लिखा है, ऐसे ही कलकत्ता के बाद इंडिया लिखा है, तो उस वर्ड को ओमिट कर देना, इंडिया कंट्री एज सच को। केवल आप प्लेस लिखेंगे, स्पेसिफिक प्लेस जहां कॉन्फ्रेंस हुई, स्पेसिफिक प्लेस। ये किसी भी एंट्री में देखेंगे तो आपको स्पेसिफिक प्लेस का नाम भी मिलेगा। देखिए इसमें स्पेसिफिक प्लेस यहाँ हो गया ये, और यहाँ जो आप कह रहे हो ये, इसमें स्लैश करके इंस्टीट्यूट का नाम है। और जहाँ तक हेल्ड एट पुणे है, तो इसमें पुणे के बाद जो 5 है, जैसे दिल्ली 5, दिल्ली 7, दिल्ली 9, तो वो जो 9 होता है वो भी नहीं लिखा जाता, देखा आपने, केवल सिटी लिखा जाता है। ये देखिए हेल्ड एट पूना, और 8 और 10 तो डेट है, और ये मंथ है, और ये ईयर है। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं लिखेंगे,
हेडिंग में भी देखा आपने, पुणे लिखा उसके आगे, और फर्दर कंट्री का नाम नहीं है। और यही बात अंदर भी चलेगी। प्रोसीडिंग ऑफ सिंपोजियम ऑन ट्रॉपिकल मानसून हेल्ड एट पुणे 8 to 10, ये है ड्यूरेशन, सितंबर 1976, यही तक लिखेंगे। और स्लैश करके इसकी अथॉरिटी किसकी है या किसकी देख रेख में, किसकी संरक्षता में ये कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और वो इंस्टीट्यूट है कहाँ? पुणे में। ठीक है, तो फिर ये डॉट हाइफन होगा, यहाँ याद रखना, डॉट हाइफन, और ये पुणे होगा, फिर कोलन जगह का नाम, फिर ये द इंस्टीट्यूट का मतलब पब्लिशर। ये छापा भी इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी पब्लिशर ने नहीं छापा है, द इंस्टीट्यूट, और 1976। ये पूरा समझ लीजिए। इधर देखिए क्लाइमेट है, रेन और रेनफॉल है, क्योंकि मानसून जो है रेन और रेनफॉल को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका सब्जेक्ट अगला है रेन और रेनफॉल। आज हम आपको आगे एक बात और बताएंगे। मानसून जब लिखेंगे, हेलो, यस सर, अगर ये आपको क्लासिफिकेशन के शेड्यूल में वर्ड मानसून मिल गया, तो आप मानसून वर्ड को सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में देखेंगे। वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं सीयर्स लिस्ट क्या होती है। तो सीयर्स लिस्ट में मानसून देखेंगे तो वो लिखेगा मानसून यूज रेन एंड रेनफॉल। ये करेक्ट जो वर्ड हैं एंट्री के, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, उसमें मिलेगा। सर ये 1 और 2 सही लिखा हुआ है सर, 1 के बाद रोमन शुरू। हाँ बिल्कुल सही, सही इसलिए कि दोनों सब्जेक्ट एंट्री हैं। हेलो बेटा, ये दोनों सब्जेक्ट एंट्री हैं। पहली सब्जेक्ट एंट्री है क्लाइमेट और दूसरी सब्जेक्ट एंट्री है रेन एंड रेनफॉल, और उसके बाद ये अदर एंट्रीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और टाइटल। तो हमेशा याद रखिए, जो रेसिंग सेक्शन में 2 सीक्वेंस होते हैं, पहले सब्जेक्ट एंट्रीज के सीक्वेंस, अगर एक है तो एक लिख के फिर आगे रोमन में 1 2 3 कर देंगे, और अगर 2 सब्जेक्ट एंट्री हैं तो 1 और 2 लिखेंगे। कई बार 3 में हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट एंट्री का सीक्वेंस होगा इंडो अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब 1 2 3 इस तरह की गिनती। और अदर एंट्री जो है रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, ऐसे चलेगा। सर इसमें सर जो ये कॉल नंबर दिया सर 551, इसके अकॉर्डिंग सर इसका जो सर डीडीसी में मैंने ढूंढा था सर, उसमें विंड करके दिया हुआ था, और फिर सर मैंने उसको शेयर लिस्ट में ढूंढा तो उसमें क्लाइमेट मिल गया था। ऐसा है, आप जो बात देख रहे हो, ये जो क्लाइमेट वर्ड है ये कहाँ से आया, ये जानना चाहते हो? नहीं सर, ये मैं कह रही हूँ मैंने पहले डीडीसी में जाके 551 का वो ढूंढा, मेन हेडिंग विंड था सर, विंड करके उसको मैंने सर शेयर लिस्ट में ढूंढा तो उसमें क्लाइमेट मिल गया था। मिल गया ना, बस यही मैं क्या, जो आपने प्रोसेस किया, दिस इज द करेक्ट प्रोसेस, कि आपको कोड में से वर्ड लेके सीयर्स लिस्ट में देखें। ठीक है बेटा, सीयर्स लिस्ट यही है, हर हेडिंग सीयर्स लिस्ट से चेक होनी है। और अभी हम आपको सीयर्स लिस्ट का डिस्पैच दिखाएंगे, इसके बाद हम आपको सीयर्स लिस्ट का डिस्पैच दिखाएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। सर एक 78 पे पेजिनेशन बता दो। अभी लो, 78 कहाँ है? आगे पेज नंबर 78, पेज नंबर 78। हाँ, आप एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं आप लोग? हेलो, यस सर, सर इसमें पेजिनेशन बता दो। अभी देख रहा हूँ बेटा, अभी देख रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया आप क्या चीज जानना चाहते हैं। आपने ये देखा वॉल्यूम 1 में 622 पेज हैं, ठीक है बेटा? हेलो, यस सर। और वॉल्यूम 2 में 623 से 1432 है ना? यस सर। इसका मतलब 622 तक तो ये है, और 23 से पेज नंबर 1432 तक जाता है। इसका मतलब पेज नंबर 1 से 1432 तक दोनों वॉल्यूम में टोटल पेज हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? सर कंटिन्यू पेजिनेशन, कंटिन्यू पेजिनेशन, जब कंटिन्यू पेजिनेशन होगा तो इसके अंदर रूल ये है कि पेज को सम करके, यानी सेकंड वॉल्यूम में जो टोटल नंबर है वो लिख देंगे, और प्रीलिम पेज और एंड पेज और लिख देंगे।
तो बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने लिखा है। ये देखिए, ये एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये एक सही पेज नहीं लिखते हुए हाँ, अंदर। ये देखो, इसमें शुरू के जो पेज नंबर हैं, प्रीलिम पेज, वहां से शुरू किया और 1432 जो सेकंड वॉल्यूम में आया वहां पर ले आए, और उसके बाद जो एंड में लिखा है ना 6P, हेलो, यस सर। हाँ, ये 6P कुछ नहीं है, ये है J6। ये आप देखोगे एंड में, इधर देखो, ये यस लिखा है। J6 ये होना चाहिए कि पहले वाले प्रीलिम पेज और दूसरे वाले टेक्स्ट पेजेस के बाद जो एंड पेज है वो लिखना है। ये मिस्टेक है यहाँ पर। ये 6J6 है। वैसे ये आई बना है ना, आई, ये हेलो, यस सर। ये आई गलत है, जे है ये देखिए, जे ही है शायद, ये देखिए J6 है ना, हेलो, यस यस सर, हाँ, इसी में सर कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, कोई कंफ्यूज नहीं, ये जे है बेटा, आई नहीं है। ये स्ट्रोक गलत लगा है और आगे पी और बाकी ठीक है। ठीक है बेटा। और ये लास्ट में गलती है, ये आपने देखा है यहाँ कोलन लगा है, 22 से पहले सेमी कोलन होगा। साइज में 22 से पहले सेमी कोलन होगा। ठीक है बेटा। किसी को कंफ्यूजन हो बताइए। नो सर। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। और कोई सर एक बार कंफ्यूजन सीरियसली इसमें भी बता दीजिएगा कैसे ढूंढते हैं सर, मेरे को नहीं पता। क्या क्या ढूंढते हैं सर सब्जेक्ट? ये जो आपने रेनफॉल का बताया था ना, जैसे आपने। हाँ 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 हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। 541.37 का वर्ड डीडीसी में देखो क्या लिखा मीनिंग। क्या लिखा है बेटा? सर अभी चेक कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, चेक कर लो। 54137। हाँ सर जी, ये इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटो केमिस्ट्री है। क्या लिखा है? सर इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटो केमिस्ट्री। यही वर्ड को फियर्स लिस्ट आप सब्जेक्ट हेडिंग में देखें। ठीक है। यस सर। वो कहेगा यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो खुद कहेगा दिस वर्ड यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या फॉर दिस वर्ड स्पेसिफिक एंट्री विल बी फ्रॉम दिस, उसमें मेंशन होगा। आप उसी वर्ड को देखिए, जो डीडीसी का वर्ड है उसको आप सीधा सीआरसी लिस्ट में ले जाइए, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। यस सर। और जो नंबर फाइनल आपको उस ब्लैक बुक से मिलेगा, सीआरसी लिस्ट ब्लैक साइज की बुक है, वो जो वर्ड मिलेगा वो आपका हेडिंग का टाइटल होगा। सर उसमें ब्रॉडर टर्म वाला लेना है सर या दूसरा वाला लेना है? कौन सा टर्म का? सर ब्रॉडर टर्म तो नहीं लेनी ना सर? नहीं नहीं, ऐसा है, ब्रॉडर टर्म जब लिया जाता है जब स्पेसिफिक टर्म नहीं मिलता। अगर आपको नैरो टर्म या यूज, एक होता वर्ड यूज, यूज करके आगे वर्ड दे देते, तो यूज तो फर्स्ट है, और एसटी स्पेसिफिक टर्म मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और बीडी और आरटी जब यूज होता है जब वर्ड नहीं मिलता। एक्सेप्शनल केस में बीडी होता है ब्रॉडर टर्म, छोटा टाइटल नहीं मिला तो बड़े में दे दिया, और वो होता है क्या नाम, क्या आपको मैं बता रहा था, ब्रॉडर टर्म, हाँ, आरसी, आरटी, रिलेटेड टर्म। अगर ना मिले तो रिलेटेड टर्म यूज, लेकिन ऑर्डर वही है, सबसे पहले यूज, उसके बाद स्पेसिफिक टर्म यानी एसटी, और उसके बाद ब्रॉडर और रिलेटेड टर्म का नंबर है। लेकिन ये बहुत कम केस होंगे, आप लोग बिलीव के बच्चे हैं, आपको ऐसा हेडिंग वो नहीं देंगे, आपको हेडिंग वो देंगे जो आपको क्लियर दिया हो। और कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको अभी डाउट रहा हो कभी? सर ये एग्जांपल 2 में सर जैसे सर ये लिखा होता है द वर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, तो सर ये प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स को ओमिट कर देते हैं। हाँ, ओमिट कर देते हैं। कभी भी याद रखिए, जैसे कोई पब्लिशर होता है तो अक्सर उसमें नीचे एंड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, ये इतने सारे वर्ड्स होते हैं, वो सुपरफिशियस वर्ड हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे टाटा मैग्रा हिल पब्लिकेशंस
और अब से एंड कंपनी या एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो आगे के जितने वर्ड हैं वो सुपरफिशियस हैं, मीनिंगलेस हैं, ब्यूटीफाई करने वाले वर्ड हैं, उनको नाम में नहीं रखेंगे। नाम वहीं तक रहेगा जहां तक रेलिवेंट। सर कई बार एंड सन्स करके भी लिखा होता है, तो सर उसको हाँ, वो भी, कैसे- वो उसकी भी जरूरत नहीं। धनपत राय एंड सन्स, वो क्या नाम है ये, यहाँ कई हैं। सुल्तान हाँ, कई हैं, कई पब्लिशर हैं ऐसे, सुल्तान चंद एंड सन्स या एंड ब्रदर्स एंड कंपनी, ये जो भी है, सुल्तान चंद ही काफी है, उसके आगे जरूरत नहीं। एंड को, ये कुछ भी नहीं, ये सब मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। ठीक है बेटा, सर एक चलिए। चीज और पूछनी थी हाँ, सर, ये बताओ। जैसे सर कभी कभी जैसे सर बहुत सारे ऑथर्स ने सर जैसे वॉल्यूम लिखी, कंटेंट हाँ में सर अगर उनका ईयर भी दे रखा हो तो सर हाँ वो भी मेंशन करेंगे उसके साथ। हाँ, ये आपको मैंने बताया था कि इसमें एंट्री का, हमने आपको एनालिटिकल एंट्री बताई थी लास्ट टाइम, याद है आपको? यस यस हाँ, तो एनालिटिकल एंट्री में यही होता है कि अगर बुक में कंटेंट्स में टाइटल भी है, उसका ऑथर भी है, और उसका कोई भी इस तरह की चीज़ है, पार्ट है, क्या है, वो सारी चीज़ को टाइटल एंट्री, टाइटल एनालिटिकल और ऑथर एनालिटिकल करके अलग से सेपरेट एंट्रीज बना देंगे, और इन नीचे लिख दें इन, और उसका मेन वाला बुक को रेफर कर देंगे उससे। इसका यही तरीका होता है, वो डिटेल आपको एनालिटिकल एंट्री सिंपल टाइटल है, जैसे वॉल्यूम 1 का एक टाइटल, दूसरे का केवल टाइटल, तब आपको उस तरह की एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होती है, तब सिर्फ मेन एंट्री में ही देते हैं। सर ये ठीक है बेटा? एग्जांपल नंबर 3 में सर एक बारी कंटेंट बता हाँ, देना। बताओ। सर ये एग्जाम्पल देख लेना नंबर? प्लीज सर। हाँ, वही दी है बेटा, वही तो समझाई थी हमने आपको वही एग्जाम्पल समझाई थी जिसमें इस तरह की एंट्री। सर ये और आगे इसमें चलिए। सर हाँ, स्लैश में सर प्रॉब्लम हो रही है इसके कंटेंट में, सर ये मार्क्स के लिए हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब ठीक है, आगे मार्क 21 में आ जाए। हाँ जी सर। हैं, इधर हो गया सारा कि नहीं? हाँ जी सर। सर एक चीज और बता दीजिए। हाँ, बोलिए। सर ये सीएफ ये लिस्ट में एक तो आपने ब्रॉडर टर्म बताइए सर, ये यूएफ और यूएससी इनका क्या मतलब है? क्या, किस, कहाँ पर टर्म दिया है, ये किस में, सब्जेक्ट में है क्या? सर सीएफ लिस्ट में जिनके सामने लिखा रहता है यूएफ या एनटी या हाँ आरटी, हाँ इनका क्या हाँ मतलब है? हाँ, देखिए, ये एक है यूएफ, बेटा यूएफ है ना, यस सर। यूएफ, यूएफ का मतलब यूनिफॉर्म टाइटल, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट हो तो उसमें ये टाइटल, ये सब्जेक्ट बना दो, तो यूनिफॉर्म है सब्जेक्ट, वो यूज हो जाएगा। यूएफ, हेलो, और सर एनटी? हाँ, एंटी, एंटी है ना, एंटी, यस सर। हाँ, एंटी इज नैरो टर्म, अगर उस सब्जेक्ट का नैरो टर्म यूज करना तो ये एंटी यूज कर लीजिए। ये सारा आपके लिए एडवाइस है। देखिए ये डॉक्यूमेंट क्या है, दिस डॉक्यूमेंट इज जस्ट टू एडवाइस द क्लासिफायर टू यूज फॉर हिज या हर ओन डिसीजन। आपका जो डिसीजन है उसको सप्लीमेंट करने के लिए यूनिफाइड टाइटल, अल्टरनेट टाइटल, या यूज वर्ड, या ब्रॉडर टर्म बीटी, ये जितने भी चीजें दी हैं, दिस इज फॉर योर डिसीजन, आपको डिसीजन लेना है। लेकिन एज स्टूडेंट आपको मैंने बताया है, आपको मैंने चॉइस बताया कि आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट यूज करना है, ब्रॉड सब्जेक्ट, अब वो क्या नाम, नैरो या रिलेटेड वर्ड नहीं यूज करना है। अगर ना मिले तो आपके पास भी चॉइस नहीं, फिर आपको वो वाला सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, अगर ना मिले तो, क्योंकि नहीं तो सर ये हमें कहना है सिर्फ बीटी यूज करना है ना सर? जी, तब उस केस में आपको ब्रॉडर टर्म यूज कर देना है। ब्रॉडर टर्म का ये मतलब है, जैसे मान लो रेलवे और रोडवेज है ना, और ब्रॉडर टर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट। ब्रॉडर टर्म क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट, यस सर। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वो आपको नहीं मिला, आपने ट्रांसपोर्ट में एंट्री दे दी, तो बात वही है, यस सर। ट्रांसपोर्ट का जो मीन्स है उसमें एंट्री आपने दे दी। ये आपको मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर नैरो टर्म का एक एग्जांपल दे दीजिए सर। नैरो टर्म का एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, ऐसा करूं, जी हेलो, सर। हाँ बेटा, मैं स्क्रीन पे आपको
वही जो है ना, ये आपके सब्जेक्ट हेडिंग की बुक डाल रहा हूँ, जी सर। ठीक है, ओके। मैं भी डाल रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे हो 18 एडिशन, ये देखा आपने, यूनिट 12 है ना बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, आप यूनिट 12 ही रखिए और कोई चीज आपको नहीं चाहिए। देखिए जो चेन इंडेक्सिंग है वो केवल एक बार पढ़ना है। चेन इंडेक्सिंग क्या है? ये जो नंबर होता है ना आपका, इस नंबर को ब्रेक कैसे करते हैं इसका मेथड दिया है। चेन इंडेक्सिंग में डीडीसी का चेन इंडेक्सिंग का मेथड दिया है कि जिससे अगर आपको उसके सब्जेक्ट के अदर पार्ट निकालने हैं तो ऐसे काम देता है। लेकिन आपको हमारे जो प्रोसेस है या आपका जो कोर्स है उसमें चेन इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज। ये जो 37 नंबर पेज पे है ये नॉलेज के लिए है। और कीवर्ड इंडेक्सिंग इसलिए है कि अगर सब्जेक्ट के वर्ड्स की इंडेक्सिंग करनी है वो भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए दिया है। 12 नंबर यूनिट जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको आप खोल के इसको आप देख सकते हैं। खोलूं? ऐसे खोल जाए? हाँ खोल। हाँ, ये देखिए इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसमें शेयर्स लिस्ट की हिस्ट्री दी है और ये प्रिंसिपल्स बताए हैं कि कंट्रोल कैसे किया हमने, स्पेसिफिक एंट्री या डायरेक्ट एंट्री ये क्या है। और इसमें ही आप आएंगे तब आपको दिखाता हूँ नीचे एग्जैक्ट वहां पर ले आके। ये सिर्फ अगर चाहें तो एक रीडिंग आप लगा सकते हैं अगर आपको कहीं से मिल जाए। ये देखिए ये यूनिफॉर्मिटी, सब्जेक्ट हेडिंग की यूनिफॉर्मिटी की बात इसमें लिखी है। हेडिंग इज चूजन एंड यूज शुड बी यूज्ड कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मली until a decision is taken by in the country। अगर सीयर्स लिस्ट की कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया तब तक जो हेडिंग आप चूज करते हैं उसी को यूज करते रहें। ओल्ड टर्म्स जो हैं उनको चेंज मत करें जब तक कि ऐसा डिसीजन दिया ना हो, क्यों फ्रोज हो गए। स्ट्रक्चर में क्या दिया है ये देखिए, है ना, ये फाइलिंग रूल्स एले वाली यूज होते हैं। एनीवे वो चीज अभी मत देखिए, आप कंफ्यूज होंगे, उसे रहने दीजिए, रहने दीजिए। आगे आइए, जो चीज आपको पढ़नी है वो दिखाता हूं। देखिए आपको अर्ली मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म आपको यूज करना था। आप उसको कहेंगे जियो मैग्नेटिज्म। ये जो बोल्ड करके दिया है हेडिंग, आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं? हेलो हेलो, यस सर। इसमें देखो ये यूज, ये यूज जो वर्ड है ये आपको ध्यान देना है। अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए जियो मैग्नेटिज्म यूज करें, जीन्स के लिए हेरिडिटी यूज करें वर्ड, इंश्योरेंस ग्रुप यूज करें ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। ऐसे हेडिंग मत बनाएं कि पहले लिखें इंश्योरेंस फिर लिख दें ग्रुप ना, ग्रुप इंश्योरेंस। ऐसे फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के लिए यूज करें इमोशंस, ठीक है। साइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया को साइक्लोपीडिया भी कहते हैं कुछ लोग क्या भाई कई जगह आप यूज करेंगे, लेकिन आप उसके लिए वर्ड यूज करें एनसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरी। उन्होंने इसके लिए एक स्पेसिफिक हेडिंग ऐसे यूज बना दिया। तो यूज इज फर्स्ट काइंड ऑफ यूज, यानी हेडिंग बनाए तो यूज को बेस्ट प्रेफरेंस दें। उसके बाद आगे देखिए, देखिए प्रीफर्ड हेडिंग्स। देयर आर हेडिंग्स which cannot be assigned as document. These are printed and bold phrases along with the given full entry in DDC class number। तो उसमें फिर ये देखिए, उसमें फिर सब डिवीजन इस तरह से दिए हैं, नैरो टर्म, ब्रॉड टर्म, रिलेटेड टर्म। आपका याद, आपको यूज क्या करना है, एनटी पहले आप यूज करेंगे एनटी, और एनटी अगर नहीं मिला आपको वर्ड तो बीटी यूज कर लीजिए, और बीटी नहीं मिला तो रिलेटेड टर्म यूज कर लीजिए फॉर फाइनलाइजिंग दी सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। हो गया बेटा। ऐसे ही आपने मार्केटिंग में जाएंगे तो मार्केटिंग में लिखा
में सब डिवीजन ज्योग्राफिकली। मार्केटिंग है ना, तो मार्केटिंग इंडिया, मार्केटिंग नेपाल, मार्केटिंग इंग्लैंड, मार्केटिंग यूएसए, इस तरह से आप हेडिंग बना सकते हैं। ये रूल दिया है इसका कि इसको फर्दर लोकली सब डिवाइड कर सकते हैं फॉर मेकिंग द सब्जेक्ट। चलिए, ये बात है, इसको सब पढ़ते जाएंगे तो आपको सब समझ में आता जाएगा। ये आपने पढ़ना है रूल्स पोर्शन। बिजनेस मैनेजमेंट, ब्रॉडर टर्म क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट, और उसका नैरो टर्म क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। आप समझ गए? और इसका एक और एस्पेक्ट है, वो है टेली मार्केटिंग, लेकिन वो सर, तो नैरो या तीनों में ब्रॉड से में कौन है। हेलो, सर, फिर तीनों में से कौन सा लेंगे हम? हाँ, ये जो मेन बात आपने अब कही है कि अगर आपको बहुत छोटी सी लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन करना है, कैटलॉगिंग, आपको किसी छोटी लाइब्रेरी का कैटलॉगिंग करना है, तो आप उसमें बिजनेस मैनेजमेंट की आपके पास मान लो टोटल 100 बुक्स हैं, ठीक है, तो आप उसको बीटी लिख के ही ये वाला सब्जेक्ट हेडिंग बना दो। क्यों? बिजनेस मैनेजमेंट की लाखों बुक्स तो हैं नहीं, 100 किताबें हैं, तो आपने कर दिया ब्रॉड टर्म। लेकिन अगर आपको उससे थोड़ी बड़ी लाइब्रेरी है तो नैरो टर्म में कर दीजिए, डायरेक्ट मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में हेडिंग डाल दीजिए, जिससे कि मार्केटिंग और सेलिंग की बुक्स अलग हो जाए। इसलिए नैरो टर्म को यूज करते हैं। और अगर स्पेसिफिक और भी है तो ये है टेली मार्केटिंग। ये इसलिए होता है जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। तो कॉन्सेप्ट इतने दे दिए, आप जो रिलेटेड बुक का टाइटल होता है ना बेटा, बुक के कंटेंट्स होते हैं आपके पास, उसको देखते हुए इन कंपेयरिंग दी कंटेंट्स ऑफ बुक, इसमें से हेडिंग आप चूज कर लेंगे। अगर गिवन हेडिंग नहीं है तो ये है, ये जो सीयर्स लिस्ट है ये आपको बता रही है। अच्छा, अब रिलेटेड टर्म इसके दे दिए हैं कि अगर मान लो इसके अलावा भी किसी में आप चाहते हो इसका ये कार्ड बना के मैं डाल दूं, तो आप डाल दीजिए एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग का जो सब्जेक्ट होगा उसमें भी आप इस किताब को लिंक कर सकते हैं, सो दैट द बुक कैन बी यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आल्सो। तो एडवर्टाइजिंग में भी यही सब कुछ होता है, सेलिंग मार्केटिंग होती है। अदरवाइज एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? तो एडवर्टाइजिंग और सेलिंग, ये जो रिलेटेड टर्म्स हैं, इनके सब्जेक्ट्स में भी आप एक कार्ड डाल सकते हैं, वो जो है जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एंट्री। आप ट्रेसिंग सेक्शन में क्या करते हैं? सब्जेक्ट एंट्री पहली। तो सब्जेक्ट एंट्री में ब्रॉड टर्म दे सकते हैं, नैरो दे सकते हैं और आरटी भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द लाइब्रेरी। ये आपको पढ़ाना है, ये मतलब आपको समझाना है। लेकिन आप इतनी रिसर्च में मत जाइए। आपको मैंने बताया स्पेसिफिक टर्म देके आप हेडिंग खत्म करिएगा, आपको जरूरत पड़ेगा नहीं इस लेवल तक जाने का। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ढूंढने का तरीका आपको मैंने बताया है। कॉल नंबर, सीधा क्लासिफिकेशन नंबर आप अपने इसमें से लें डीडीसी में, और उस शब्द को सीयर्स लिस्ट में स्पेसिफिक टर्म या नैरो टर्म के रूप में मिले। स्पेसिफिक पहले ढूंढना और नैरो बाद में ढूंढना, और लेके वो कर देना। और नहीं तो रिलेटेड टर्म हो तो उसमें हेडिंग बना दें। दैट्स ऑल, आपका इतना ही काम है, इससे आगे काम नहीं है। सर, ये जो सब्जेक्ट हमें दिया है सर, इसके बेस पे भी हम अंडरस्टैंडिंग से इसे लिखेंगे ना सर? जैसे फॉर्म की लिखी हुई है तो सर ये डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा, फॉर्म प्रोड्यूस में। हाँ, तो ठीक है, बिल्कुल यही तो मैंने आपको कहा। मैंने क्या कहा कि आपको जब ये सब्जेक्ट नंबर देते हैं तो आपके दिमाग में कितनी चीजें होती हैं ये बेटा समझ लो। आपके बुक का टाइटल भी होता है, बुक के कंटेंट्स भी होते हैं, आपके दिमाग में होते हैं, और उन कंटेंट्स के हिसाब से जो आपको गाइड कर रही है सीयर्स लिस्ट, उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सब्जेक्ट बनता है, आपने वो सब्जेक्ट रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर? हेलो, ये है इसकी फिलॉसफी को समझो बेटा, इसकी फिलॉसफी को समझिए, ठीक है?
और आपको मैंने बताया था कि बिजनेस डायरेक्ट मार्केटिंग इन यूपी लिखा होगा ना, तो आप Yes. क्या करेंगे, यहाँ से नैरो टर्म ही नहीं लेंगे, फिर आप इसको मार्केटिंग करके, और नीचे ये देखो, ये देखिए सेकंड जो पॉइंट दिया है, सब डिवाइडेड ज्योग्राफिकली अकॉर्डिंग टू दी प्लेस नेम, ये देखो, है ना, इंडिया, उत्तर प्रदेश, आप ऐसे भी करेंगे। तो ये सब डिपेंड करेगा आपको। मार्केटिंग देखिए लखनऊ तक लिया है इन्होंने, देखिए पहले स्टेट लिया है फिर लखनऊ। आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो लखनऊ बेस्ड रिसर्च वर्क है, तो आपको ना यूपी से लेना है, ना आपको इंडिया से कुछ लेना, आपको लखनऊ का डाटा रखना है। तो तब आप कैटलॉगिंग में उसका लोकेशन प्रॉपर देंगे कि आप ज्योग्राफिकली किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें आप इस तरह से मेंशन कर दें। ठीक है, इसने लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा नहीं। आपका जो कैटलॉगिंग होगा बिलीव का, उसमें इसमें डेप्थ तक की जो बातें लिखी हैं वो यूज नहीं होगी, लेकिन ब्रॉडली ऊपर से जो है तरीका, वो तरीका आपको समझना पड़ेगा, वो समझ के तब चलिएगा। आ जाइए, देखिए ये जितनी भी चीजें आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स, उसमें इसी के अंदर लिखा होगा सी मार्केटिंग, और मार्केटिंग जब आप देखेंगे तो मर्चेंडाइजिंग, सी मार्केटिंग, तो ब्रॉडर टर्म इस तरह से, ये जो मैंने सामने देख रहे हो इसको पढ़ लो बेटा, पढ़ लो क्या लिखा हुआ। इस तरह से आपको एनालाइज करके समझ के लिखना है। देखिए बिजनेस एक एंट्री है, सी आल्सो मार्केटिंग, तो अगर आपको चॉइस है कि मार्केटिंग से लिंक करके, देखिए आपकी लाइब्रेरी पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी लाइब्रेरी है लोकल मार्केटिंग के ऊपर, लाइब्रेरी का कलेक्शन, तब आपको मैनेजमेंट के टाइटल्स को मार्केटिंग से लिंक करके देना होगा, जिससे कि जो यूजर है मैनेजमेंट की चीज पढ़ रहा है वो मार्केटिंग पढ़ सके, बिजनेस वाले बच्चा मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर भी किताबों को पढ़ सके। तो ये लिंक होता है, दिस इज गिविंग लिंक टू रिलेटेड सब्जेक्ट। सी सर आल्सो, फिर हेडिंग 1 और 2 करके देंगे कि जैसे हाँ बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल में। बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। और एक और बात आप बताएं, अगर आप हेडिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया है सी एंट्री और सी आल्सो एंट्री है। यस हेलो, यस सर। हाँ, तो उसमें ये कार्ड है, उस पर बिजनेस सी आल्सो मार्केटिंग, मैनेजमेंट सी आल्सो मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग सी आल्सो मैनेजमेंट, जो भैया। तो ये इनको क्रॉस रेफरेंस करके आप सी आल्सो एंट्री बना दीजिए, जैसा कि ऊपर दिया है बीटी, ये बीटी वाले में दिया है कि ब्रॉडर टर्म की चीजें हों तो उनको सी आल्सो से रेफर कर दीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा इस काम में मत लगे रहिएगा। आपका एग्जाम है, 5 एंट्री आपको बनानी है, और गिवन टाइम आपको पता है टोटल 3 आवर्स है, जिसमें क्लासिफिकेशन भी करना है आपने और कैटलॉगिंग भी करनी है। 10 बुक्स के क्लासिफिकेशन नंबर निकालने होते हैं, एक कम, और 5 कैटलॉगिंग की एंट्री बनानी होती हैं, जिसमें मेन एंट्री और एडेड एंट्री होती हैं, प्लस इसी कैटलॉगिंग वाली एंट्री का आपको वो मार्क 21 का कार्ड भी बनाना होता है। इतना काम होता है। तो आप बहुत ज्यादा इस रिसर्च वर्क में नहीं रहना, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। नंबर मिलने के लिए 1 मिलेगा और टाइम जाएगा 15-20 मिनट। तो प्लान करके चलिएगा, आप लोग कभी गलत जगह मत चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अब मैं उसे और आगे चलता हूं। एग्जाम्पल दे दिया है, मैरीन प्लांट्स में सब डिवाइड ज्योग्राफिकली, मैरीन प्लांट जो है 579 नंबर है उसका। अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे किस किस पोजीशन है। इसका भी आप कॉपी लें तो आपको काम आएगा। ये सिर्फ स्नैप लीजिए जस्ट टू अंडरस्टैंड।
आपने रिसर्च वर्क नहीं करना, आप समझ लीजिए ये क्या चीज है। तो मैरीन प्लांट्स हैं, उनको फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं और मैरीन प्लांट्स हैं, उनसे कैसे अलग अलग अंडरस्टैंड करना वो देखिए। 579 रिलेटेड टर्म, फ्रेश वाटर प्लांट्स को का नंबर निकाल लो, इसके बाद फ्रेश वाटर प्लांट का नंबर निकाल लो, उसमें फिर लिख दो सी आल्सो मैरीन प्लांट्स, और मैरीन प्लांट्स में सी आल्सो फ्रेश वाटर प्लांट्स। तो ये जितने मैरीन प्लांट्स हैं इनको इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये जितना भी काम है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, बिल्कुल बता रहा हूं बार बार, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। नहीं तो आप सीधा मैरीन प्लांट का जो निकलता है नंबर, सीधा ही उस नंबर के हिसाब से उसकी वो हेडिंग बनाओ। और जोग्राफिकली डिवाइड करना तो मैरीन प्लांट्स इंडिया, मैरीन प्लांट्स कोई और इंग्लैंड, कोई और कोई कंट्री, सिंगापुर और भी कोई जगह। तो इस तरह से आप उसको डिवाइड करके कर सकते हैं किसी कंट्री के हिसाब से। जापान है, मैरीन प्लांट्स जापान, मैरीन प्लांट्स और भी सी कोस्टल कोई भी एरिया है उसका करके। लेकिन ये तब करें जब आपको ऐसा टाइटल में जरूरत हो। अगर आपके टाइटल में स्कोप नहीं है तो मत करें। नीचे आइए, देखिए मार्केटिंग इंडिया, टेलीविजन मार्केटिंग है जी। जियोग्राफिकली सर इसको बताना है हमें, तो लिखेंगे कैसे सर हेडिंग में? हेडिंग में ये देखो बोल्ड दिया ना इसमें, बेटा बोल्ड दिया है, कैसे लिखेंगे? ये देखो नीचे देखो, फ्रेश वाटर प्लांट्स है ना। अब इसकी जब सामने आ जाएगा तो ये देखिए फ्रेश वाटर प्लांट से दिया ना, ऐसे लिख देंगे मैरीन प्लांट्स। ये देखो दूसरा हेडिंग ये बन जाएगी। जो बोल्ड है ये हेडिंग ही बनी है। और मैरीन प्लांट्स के साथ आप फ्रेश वाटर प्लांट का ये कार्ड लिंक कर दें। ये सी आल्सो कार्ड हैं, ये वैसे बना दिए जाते हैं, इनका एंट्री नहीं होती। दिस इज, ये इनकी एडेड एंट्री नहीं बनेंगी बेटा, ये सिर्फ एडिशनल कार्ड हैं जो बनेंगे, बस रेफरेंस कार्ड और कुछ नहीं। चलिए आगे आइए, इसको इतना समझने की वो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हेडिंग, कंपाउंड हेडिंग, एडजेक्टिव हेडिंग, ये आपको बना के दिखाइए। देखिए क्रिसमस, कंप्यूटर्स, गार्डनिंग, ये सिंगल वर्ड एंट्री है जिसमें और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। दूसरी है कंपाउंड हेडिंग जिसमें चर्च एंड स्टेट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, नेशनल पार्क्स एंड रिजर्व्स, ये हैं एडेड, जिसमें एक या दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते। इस तरह की एंट्री के सब्जेक्ट हेडिंग की एंट्री बनती है। उसकी ग्रामर समझाइए आपको हम कैसे लिखते हैं। ये देखिए एडजेक्टिव देखिए, क्रिसमस ट्रीज, कंप्रेस्ड एयर, एयर कौन सी? कंप्रेस्ड। ये इस तरह से एडजेक्टिव और नाउन मिला के भी हेडिंग बनती है। दो सब्जेक्ट, दो नाउन मिलके भी हेडिंग बनती है, और सिंगल नाउन की हेडिंग बनती है। इतनी तरह की हेडिंग्स होती हैं। सर ये ऊपर वाला भी समझा दो सर, ये लिखा हुआ लाइब्रेरी साइंस पीरियोडिकल्स एंड। हाँ एक मिनट अभी वहीं जा रहा हूँ। देखिए हमने वहां से आपको बताया मार्केटिंग इंडिया तो एक है, टेलीविजन मार्केटिंग यानी मार्केटिंग का भी पार्ट है। पहले तो बहुत ब्रॉड पार्ट है इंडिया का मार्केटिंग, फिर है मार्केटिंग का सब पार्ट है टेलीविजन, ठीक है। और उसके बाद हमने ये डिवाइड करके दिखाया पीरियोडिकल का, ये अलग हेडिंग है। पीरियोडिकल्स का 050 ये मेन क्लास है, यानी अगर किसी लाइब्रेरी में केवल पीरियोडिकल्स हैं तो मेन नंबर 050 में सारी बुक्स पढ़ी होंगी, और फिर उस पीरियोडिकल में अलग अलग पीरियोडिकल डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे लाइब्रेरी साइंस पीरियोडिकल्स, ज्योग्राफी पीरियोडिकल्स, पॉलिटिकल साइंस पीरियोडिकल्स, तो वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब सेट बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये सब्जेक्ट हेडिंग इस तरह का भी होता है कि पीरियोडिकल को फर्दर भी डिवाइड कर देते हैं। ये है, ये समझाया हुआ है, ठीक है। ऐसे रिलीजन होता है, ऐसे हाँ सबका ऐसे होता है। ये हेडिंग बनाने का तरीका बताया, ठीक है। कुछ की हेडिंग्स हैं, जैसे सिर्फ ऑथर और उसका ईयर ऑफ
बर्थ और ईयर ऑफ डेथ, ठीक है बेटा, दोनों को करके और उसको सब्जेक्ट बना दे। देखिए ये मार्क की थ्योरी है, हेलो 11.2 है तो 1 से, लेकिन 11.2 से जहां ये दिया है यहां से आप इसको पढ़ लीजिए। पहले आप, मैं 2 लाइन में कुछ बात कहना चाहता हूं, वो सुनिए। Yes, sir. मार्क 21 एक्चुअली ये वो स्टैंडर्ड्स हैं या वो लैंग्वेज है जो इंटरफेस है आपके सिस्टम के साथ। मतलब इस लैंग्वेज से अगर आप कोई कमांड देंगे कंप्यूटर को, तो वो कैटलॉगिंग का जो प्रोसेस आप मैनुअली करते हो उस प्रोसेस में ऑटोमेटिकली कर्सर पहुंच जाएगा। ये वो लैंग्वेज है जो इंटरफेस है। ये है टेक्निकल बात। लेकिन मार्क के जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, इसके बेसिस पे कैसे आपको डिजाइनिंग करते हैं, कैसे हम आपके नंबर देते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री है। मार्क स्टैंडर्ड 11.2, ये आप इतना 1 या 2 पेज, एक ही पेज है, ये पूरा पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए गए। ये जो रिकॉर्ड्स हैं आपके क्लासिफिकेशन शेड्यूल के या कैटलॉगिंग शेड्यूल के, इनको किस फॉर्मेट में कैसे उसमें सिस्टम में रखा जाए, जिससे कि जब भी ऑटोमेटिकली कोई प्रिंट आउट निकालें किसी कैटलॉग कार्ड का, वो निकल आए। ये इंटरफेस है, ये एक स्टैंडर्ड है जिनके बेसिस पे हम ये कैटलॉगिंग करते हैं। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में देखिए, अमेरिकन लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी, इसमें सब में हम करते हैं। मार्क 21 का स्ट्रक्चर है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन और डेटा कंटेंट्स। इन चीज़ों को हम रिकॉर्डिंग करते हैं मार्क 21 के स्ट्रक्चर में। इसमें 3 एलिमेंट ही आप मेन याद रखिए। उसके बाद आ गया ये, हम ये थोड़ा और थ्योरी बता देते हैं आपको। हेडिंग चली गई। एक मिनट आ गया, एक मिनट। ये देखिए, इसमें ये जो पहला वाला कॉलम है उसमें मार्क का नंबर होगा, टैग नंबर, और उसमें हम दे क्या रहे हैं, कैटलॉगिंग का सोर्स दे रहे हैं। और आगे जो 2 कॉलम हैं वो ये वो हैं, ये एक टेबल है। और आपको इसका मैं बताऊं, आपके पास फिजिकल है, वॉल्यूम नहीं है, तो मैं एक नंबर, पेज नंबर नहीं लिखवाता हूं, वो लिखिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपने पेज पे लिखिए, 108 पेज पे लिखिए, पेज नंबर 108। ये कैटलॉगिंग वाला डिस्पैच, यानी ये 227 का वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर 108। ये मार्क 21 के टैग्स हैं, इसकी लिस्ट दी है। और ये कितने पेज की है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 108 से 113 पेज, 108 पेज से 113 पेज। ये आप देख लीजिए। मैं आपको बताऊं, पेज नंबर 108 से 113 तक ये मार्क 21 के टैग्स दिए हैं। बोल रहा था सर, इसमें ना 1000 ज्यादा टैग्स है, तो कितने आप देंगे? हाँ, ये जितने दिए हैं ना नंबर, इसमें इट कवर्स एवरी, इसमें सारे आ गए। आपको जो कैटलॉगिंग बिलीव लेवल की पढ़ाई जाएगी, इसमें जितने टैग की आपको जरूरत है उतने टैग इसमें दिए हैं। मार्क 21 इस कैटलॉगिंग में यूनिट 11 है। ये यूनिट 11 के थ्योरी को मिला के 10-12 पेज हैं, लेकिन जो आपके काम की चीज है वो आपके इसके एंड पेजेस में है, 108 से 113। एक फिर याद रखिए, 108 से 113 पेज तक इसके खोल लीजिए। और उनको ये जो नंबर हैं, इनमें क्या दिया हुआ मैं बताता हूं। सबसे पहले है टैग नंबर, पहला कॉलम टैग नंबर। उसके बाद है टैग डिस्क्रिप्शन है, जैसे मार्क 21 टैग। ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूं सारा? हाँ सर, वो एक करके पेज। देखो बेटा, मार्क 21 कैटलॉगिंग, ये देखिए थ्योरी चल रही है, ये लीजिए।
ये उसके स्टैंडर्ड्स दिए हैं। ये उसके बाद स्ट्रक्चर दिया है 11.5, ये देखिए 1 मिनट स्ट्रक्चर है। और इसके बाद आगे चल के मार्क 21 का एक्चुअली ये जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, उसकी सारी वो दी है कि लीडर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे कॉमन वर्ड डाटा कॉमन कैसे यूज करते हैं, ये पूरी थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको थ्योरी साथ में दे रहे हैं, वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं है। एक टेबल है, ये भी आप ये ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर और ये सब फील्ड, ये इस तरह से सारी इसकी वो चलती हैं वैल्यूज। ये है कि कंप्यूटर इंटरफेस कैसे होता है, वो सारे आपको तरीके बताए हैं। आपको लाइब्रेरी साइंस की चीजों को कंप्यूटर को सिखाना है उसकी लैंग्वेज में, इसलिए मार्क 21 बनाया है, उसी का ये पर्पज है। आ गया ये जो इसकी मेन जो चीज है जो आपके काम, देखिए एक एक करके दिखाई है, कैटलॉग की एंट्री बना के दिखाई है। देखिए इन्होंने, लेकिन ये आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ऑनलाइन कैटलॉगिंग एंट्री है, कैसे करते हैं देखिए, जितने भी कमांड है, दीज कमांड्स आर ओनली टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। हम जो आपको कम्युनिकेशन करते हैं वो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन है। ये कम्युनिकेशन है बिटवीन दी हार्डवेयर एंड पीपल, यानी हम जब लोग हैं कम्युनिकेटर्स हैं, हम हार्डवेयर को ऐसे करते हैं, तब उसको समझ आता है कि उसने मार्क 21 के टैग लगाने हैं। ये वर्क कैसे करता है, अगर एक मेरी वैसे काफी वो हो जाए तो आपको मैं दिखा दूं। अब असली चीज है, मार्क 21 के जो टैग्स हैं, ये टैग्स हैं। जैसे मेन एंट्री के लिए ये 19 टैग है, टैग नंबर 19 है, लेकिन ये आपके यहाँ नहीं एप्लीकेबल है। आपको मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ सारा, अभी आप कहाँ आएंगे, मैं जहाँ बताऊं, यानी जो एज स्टूडेंट आपको सीखना है वो चीज़ नहीं है। ये सारी थ्योरी पीछे की हमें बतानी है और टेक्निकल है। चलिए अब आगे देखिए, इसको हम ये सारे फील्ड हैं, पर्सन लेन के फील्ड कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी ये रख सकते हैं। लेकिन जो मेन आपका मतलब है वो यहाँ कहीं नहीं है, वो बहुत आगे है। 102 पेज तक आ गए हैं, आप सीधे 108 पेज पे ये लीजिए, और उसकी कॉपी आप लोग रख लेंगे। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसकी कॉपी आपने रखनी है। ये समरी हो गए, ये सारा वो पोर्शन हो गया। अब आप लास्ट में आइए, ये जो चीज है यहाँ से आप पूछेंगे, इसके आगे आइए। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है। ये अपेंडिक्स जो है आपका, मार्क 21 टैग्स विद इंडिकेटर्स एंड सब फील्ड कोड्स, यानी आपने जितनी भी कोड हैं इनके कोड नीचे देखिए। ये जो आपको एब्रीविएशन दिए हैं यहाँ भी छोड़िए, ये तो सिर्फ आपके लिए फंक्शन बता दिया कि टैग का फंक्शन क्या है। मेन जो आपको करना है वो आपने यहाँ आना है। ये देखिए यहाँ जितने भी टैग्स हैं, आप स्नैप लीजिए, इसका फोटो लीजिए। मार्क टैग 21 के ये टैग हैं। जैसे अगर आपने किसी को ये कह दिया कि आप 010 टैग दीजिए, तो इसका मतलब आपको जो कंट्रोल नंबर है वो देना है इसमें, यानी एक्सेशन नंबर देना है। 020 ISBN के लिए आ गया ये देखिए, मैं आपको कर्सर ले जाता हूँ। 020 ना 02, ये यहाँ 020 इट इज मेंट फॉर ISBN नंबर। अगर आपको मैंने एक एंट्री बनाने के दी और उसके अंदर ISBN नंबर दिया हुआ है, तो ISBN नंबर के हिसाब से आपको एक टैग देना होगा 020 ISBN डबल डैश, ये इंडिकेटर वाले कॉलम में लगाएंगे डबल डैश, और सब फील्ड कोड में SA लगाएंगे। SA का मतलब फर्स्ट टाइप का फर्स्ट नंबर जो है ISBN नंबर, उसको SA बोलते हैं।
उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर वो यहाँ दे देंगे। इसके अंदर डाटा पूरा लिख देंगे, जो भी आपका है XX1112 और -2 कामा इतने जो पूरा नंबर होगा ISBN नंबर यहाँ लिख देंगे। ये आपको सर इस तरह से बना, ये आपको हाँ सर ये हेलो। रिपीटेबल क्या है? हैं सर इसमें रिपीटेबल क्या है? रिपीटेबल, हाँ वो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड रिपीटेबल, कि अगर आपको UPC नंबर देना है, पहली बात ये होता नहीं आपके कैटलॉगिंग में यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड नंबर नहीं होता है, इसलिए स्कीम दूसरी है जिसमें देते हैं। लेकिन ये है अगर आपने लिखना है तो ये ऊपर वाला नंबर यहाँ रिपीट होता है। लेकिन आपको जो कैटलॉगिंग होने वाली है ACR 2R वाली, उसमें ये नहीं आएगा, ये वाला इसकी वैल्यू आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आएंगी मैं आपको ऊपर से ही दिखा देता हूँ। देखिए हेलो हाँ, ज्यादा मान लो ट्रांजेक्शन डेट, मान लो अपने कैटलॉगिंग की डेट वाइज, तो एक डेट की कैटलॉगिंग है 005 में डाल के आप डे एंड टाइम लेके डाल दें। ये भी नहीं जरूरी क्या है, मैं सीधा टिक करता हूँ आपको। इधर देखिए 010 जरूरी है, हेलो 017 कॉपीराइट का अगर नंबर दिए तो देना है, लेकिन होता नहीं। ISBN होता है तो 010 020 पब्लिशर्स नेम नंबर, ये जो पब्लिशर होते हैं उसके लिए 028 है, इसमें पब्लिशर का नंबर नाम वगैरह ये सब लिख दिया जाता है इसके अंदर जो पब्लिशर होता है। इसके हिसाब से आपने क्या क्या करनी है, आप ये कागज पे लिखिए मेन एंट्री का नंबर होता है यहाँ पर मार्क 21, वो आप लिख लीजिए। एक होगा लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कंट्रोल, इसको एक्सेशन नंबर बोलते हैं, इसका होगा 010 और 020 ISBN का कोड होता है। ये लिख के यहाँ ISBN, इस लाइन में क्या लिखना है आपने, यहाँ ये लिखा ठीक है, यहाँ डबल डैश, यहाँ ये, इसमें ISBN नंबर लिख देना है, इसमें ISBN नंबर पूरा लिख देना है। आगे चलिए, सर ये लॉक पब्लिशर्स नंबर कहते हैं सर, लॉक नंबर को ऐसे नंबर कहते हैं? अरे लॉक नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल, आपको बोल रहा हूँ कितनी बार, लाइन ऑफ कंट्रोल नंबर ये होता है, ये आपके इसमें नहीं होता है, किसी कैटलॉगिंग में होता है। ओके सर, हेलो, ये एक मतलब सिर्फ DDC के लिए नहीं है, ये मार्क 21 नंबर फॉर ऑल दी स्कीम्स, 6 स्कीम्स हैं क्लासिफिकेशन की, सबकी अलग अलग, एक कैटलॉगिंग की, उनके सब के लिए है, इसमें सिर्फ DDC के लिए नहीं है। तो इसमें किसी में कॉपीराइट लिखना होता है, किसी में नहीं है। ISBN आपको जो आपको लिखना है वो बताता हूँ। ये देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये जैसे किताब का कलर वो लिखना है, डायमेंशन, और ये जैसे साइज वगैरह लिखना है ना, तो ये क्या है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका नंबर है 007, इसका मार्क नंबर है 007। इसमें जो पेजेस लिखते हो ना, अरे वो लिखते हो ना पेजेस वगैरह टाइटल के नीचे, हाँ वो इंफॉर्मेशन आप इस वाले सेक्शन में डालेंगे 007, यहाँ डाल दीजिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। नीचे और आइए देखिए, आपको कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, उसमें इवेंट टाइम प्लेस और कोड होता है, ये होता है ना, तो 033 में अगर कोई कॉन्फ्रेंस की आइटम है तो उसका इवेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ डाल दीजिए। इसकी कोडिंग है, इवेंट के टाइम की ये है, और प्लेस है, और दूसरे सब प्लेस और वो जो है ये अलग अलग कोड हैं सबके। आपको एक ही कोड दें आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आपने इवेंट का टाइम, ईयर या प्लेस लिख दिया, यहाँ ये उसका कोड है, आगे लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए और जो भी है लिख के, और ये इसको दे दीजिए। यानी इसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन भरनी होगी, यहाँ पर ये कोड के ये फील्ड और सब फील्ड ये लिखने होंगे, और यहाँ पे इवेंट टाइम ये दे दीजिए। प्लेस का कोड कौन सा है जी बेटा, जब प्लेस होगा तभी तो। प्लेस का कोड नहीं होता, कमाल करते हैं, प्लेस का कोड नहीं है, आपको कैसे बताऊं। ये जब आपकी कॉन्फ्रेंस से हो तो है 00, ठीक है। हेलो,
यस और 01 जो यस है, यस 01 जो है डेट, ठीक है। और 011 ये जो है, नहीं 11 खाली ये है वो प्लेस, और फिर उसके बाद डेट है, ये दे दीजिए। और नीचे ईयर है। ये पूरी चीजें देने के बाद यहाँ सब चीज लिख दीजिए, कॉन्फ्रेंस का टाइम, प्लेस, डेट, सारा यहाँ सीक्वेंस में लिख दीजिए। ये आपको एक एग्जांपल करके दिखाना है, तब वही टाइम। देखिए कैटलॉगिंग सोर्स छोड़िए, लैंग्वेज, कई ऐसी बुक्स हैं जिनमें लैंग्वेज भी साथ में लिखी जाती, जैसे बाइबल वगैरह हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज में भी होंगी, तो उस तरह की लैंग्वेज की होगी। तब क्या करेंगे आप, इसमें लैंग्वेज का यानी 041 तो उसका कोड हो जाएगा, उसका मार्क 21 का कोड हो जाएगा। आगे लैंग्वेज जो है, जो भी है, उसका कोड दे दीजिए, कोड दिया होगा हर एक का। और इसमें आके ये यहाँ लिख दीजिए आप कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली जो भी चीज है वो लिख के, और उसका टाइटल और सब टाइटल यहाँ दे दीजिए, तो ये इसकी कोडिंग हो जाएगी। एक्चुअली ये क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, फिर नट शेल में इसको सम अप कर देता हूँ। सब्जेक्ट है, जैसे ये देखिए सब्जेक्ट है आपका बॉटनी, जोलॉजी या फिजिक्स जो भी है, वो यहाँ पर 43 लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। डबल डैश ऐसे ये कॉमन है, करीब करीब याद रखिए। और इसको करके आगे ज्योग्राफिकल एरिया कोड और सब्जेक्ट वगैरह इसमें मेंशन कर दीजिए, इसका जो सब्जेक्ट। सर चलिए ये 6xx क्या लिखा हुआ है? हैं? सर ये सब्जेक्ट एरिया कोड में 6xx क्या लिखा हुआ है? बेटा सब्जेक्ट एरिया कोड्स में आपने ये डबल डैश जो है ना, यही तो कहना है टेक्निकल। Yes. बेटा ये कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में जैसे ही, अब आप मेरी बात समझे, क्योंकि ये तो आपके समझ आने वाली है नहीं, जो चीज समझा रहा हूँ वो समझिए, क्योंकि आप कंप्यूटर टेक्निकल नहीं है, आप लाइब्रेरी के प्रोफेशनल हैं। ये क्या चीज है, नहीं जब हाँ सर, आप ये समझिए। हाँ, जियोग्राफिकल एरिया कोड में सर 6xx लिखा हुआ है आगे। ये जो लिखा हुआ है वो आप समझिए। सब्जेक्ट एरिया Yes. कोड का मतलब है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप उसका सब्जेक्ट लिख देंगे, जर्मन, फ्रेंच जो भी है, उसका सब्जेक्ट का कोड आप उसमें लिख देंगे। सब्जेक्ट लिख दीजिए ना, मेन सब्जेक्ट, ये डिस्क्रिप्शन है ना बेटा। चलो मैं ऊपर जाता हूँ। असल में कुछ चीजें जो बता रहे थे, यहाँ आ जाओ। ये क्या लिखा है, मार्क 21 का टैग। टैग तो जो ये है वही लिखना है। कंटेंट्स में आपने, जैसे जर्मन की बुक है तो जर्मन भरना है, फ्रेंच की है तो फ्रेंच भरना है। और इंडिकेटर में या तो डैश होगा या डॉट होगा। इंडिकेटर ये हैं, ये टेक्निकल सिंबल हैं, ये आपको याद करने हैं, आपने कोई तुक्का नहीं लगाना। कहीं पर देखो डबल एक्स है, जैसे पब्लिशर का नाम है तो आप जो है ये कोड देंगे, उसके बाद ये कोड देंगे, और यहाँ इंफॉर्मेशन पब्लिशर की दे देंगे। ऐसे ही जब आप लैंग्वेज देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर हाँ सर तब फील्ड कोड में जो ये ऐसे एस बी या फिर ऐसे लिखा है ना, हाँ, सर ये किसके लिए स्टैंड होता है? ये किसके लिए स्टैंड होता है? ऐसा है, मुश्किल ये है कि लाइब्रेरी साइंस को कंप्यूटर साइंस से जोड़ दिया है, और आप लोग तैयार नहीं हैं उस बात को समझने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, आप जो हैं, आप चश्मा क्यों लगाते हैं बताइए? अगर आपको प्रॉपर दिखता नहीं, चश्मा लगा के आपको दिखना लगता है। आपके सामने वो रखा है जो कंप्यूटर का सिस्टम रखा है, उस सिस्टम में जब आप इंडिकेटर के सिंबल डालेंगे तो उसका कर्सर कैटलॉग कार्ड के उस पोर्शन पे आ जाएगा जहां पे वो इंफॉर्मेशन टाइप होनी है। क्लियर है? और बोलूं, क्योंकि आप थका देंगे हमें, आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। ये जो इंडिकेटर हैं, दीज आर टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे अंधा आदमी लकड़ी के सहारे चलता है, ऐसे इन इंडिकेटर के सहारे आपका कंप्यूटर का कर्सर चलेगा। जब आप कहोगे कॉपीराइट डबल डैश ऐसे, तो कर्सर जहां पर कॉपीराइट लिखा जाता है वहां पर चला जाएगा कार्ड में, और आप जो इंफॉर्मेशन दोगे आगे, ये आगे वाली, वो उस पर टाइप कर देगा, टिक 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 करके टाइप कर देगा। जब आपका इंटरफेस मशीन से होगा तो ये इंडिकेटर फील्ड्स और सब फील्ड्स काम आएंगे,
कंप्यूटर को रास्ता बताने। कंप्यूटर को आप इंग्लिश में बोलो, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको इंडिकेटर्स के थ्रू कंप्यूटर को समझाना होगा। तो जैसे ही आपने एक्सेशन नंबर लिखवाना है, तो एक्सेशन नंबर के आगे जो इंडिकेटर्स और सबफील्ड दिए हैं, वो जैसे ही आप बता दोगे कंप्यूटर को या लॉगिन कर दोगे, उसके कर्सर में नंबर टाइप करने की तैयारी कर लेगा। और कहाँ पे करेगा वो जगह भी उसको पता लग जाएगी। आप सिर्फ उसके बाद नंबर दीजिए, डाटा वो खट 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 करके टाइप कर दे। ऐसे ही आपके ये जो नंबर हैं ISBN नंबर, जैसे ही आपने 020 कोड किया और ISBN लिखा, वैसे ही आगे के आपको ये नंबर डबल डैश ऐसे लिखा, तो कर्सर जहां पर आप ISBN नंबर लिखते हो, फिजिकल कंडीशन के नीचे या फिजिकल इंफॉर्मेशन के नीचे वो कर्सर वहां चला जाएगा। जो नंबर आप टाइप करो यहाँ दोगे, इसमें लास्ट वाले कॉलम में वो टाइप कर। बेटा ऐसा कोई बच्चा है जो ये बात मैं कह रहा हूं कि किसी अंधे को सड़क पार करनी है, आप क्या करेंगे? आप पहले उसकी लकड़ी का सहारा बनेंगे। ऐसे कंप्यूटर को जब ये इंफॉर्मेशन डालनी है आपने, कोई कंट्रोल नंबर या एक्सेशन नंबर, पब्लिशर नंबर, जैसे मैं इस कॉलम में आता हूँ, ये यहाँ 028 पब्लिशर नंबर, ये पब्लिशर की डिटेल आपको डालनी है। तो आप जब उसे XX और SA ये दो कोड दे देंगे, तो उसको पता लगेगा कि पब्लिशर का नाम अब लिखने की बारी आ गई कंप्यूटर को, और वो फटाफट आपकी जो आगे कॉलम में इंफॉर्मेशन होगी उसको कार्ड पर टाइप कर देगा। तो मार्क 21 है क्या चीज? मार्क 21 वो चीज है जिससे आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कंप्यूटर आपके कहने से काम करने लगता है। एक्सेशन नंबर टाइप कराओगे तो टाइप कर देगा, ISBN नंबर टाइप कराओगे टाइप कर देगा, पब्लिशर का नेम और नंबर लिखवाओगे टाइप कर देगा। लेकिन उससे पहले ये जो इंडिकेटर और सबफील्ड हैं उसको बताने पड़ेंगे। ये बात है, बस ये आप ध्यान रखिए, उसको ये बात बतानी पड़ेगी, इतना याद रखिए। जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये समझिए। सर सब्जेक्ट एरिया कोड के अंदर लिखा हुआ है जियोग्राफिकल एरिया कोड फॉर ईच सब्जेक्ट एक्सेस एडिट एंट्रीज, इसका क्या मतलब है सर? कहाँ लिखा हुआ है इसमें सर ये 043 में हाँ सर कंटेंट, ये सर इसमें लिखा है जियोग्राफिक एरिया कोड फॉर ईच सब्जेक्ट टर्न इन सब्जेक्ट एक्सेस एडिट एंट्रीज इफ इट इज रिक्वायर्ड। देखिए ये सबके साथ है। अगर आपने मान लो सब्जेक्ट में केवल सब्जेक्ट बॉटनी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी या जो भी है पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, तो आपको एरिया नहीं देना है। लेकिन अगर आपको एरिया देना है तो हिस्ट्री, इंडिया और जो भी है और स्टेट, उत्तर प्रदेश, वो सब लिखना पड़ेगा। तब आपको तो सर जैसे इंडिया में लखनऊ आया फिर यूपी, तो सर सबके लिए देना पड़ेगा हमें? बेटा वो अगर कमांड में आप दोगे ना, ये जो जिसमें दिएगा कंटेंट, ये बार बार आप समझ नहीं रहे हो, कंटेंट वाले में आपको पूरी बात देनी पड़ेगी। देखिए ये देखिए, पब्लिशर का आपने सिर्फ नंबर यहाँ दिया, पब्लिशर का प्लेस, ये सब चीज देना। तो यहाँ जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें पब्लिशर का नंबर के साथ एक्सेस, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी पब्लिशर कौन है, उसका लेवल क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन आप दोगे तभी तो प्रिंट करेगा वो। और प्रिंट जब देखो आपको कितनी चीजें देनी है, आप समझते क्यों नहीं? आपको पहले तो कोड देना, ये दिया कि नहीं दिया, फिर ये कॉलम दे दीजिए पब्लिशर्स डिटेल, फिर ये दे दीजिए इंडिकेटर, फिर ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। न्यू दिल्ली कामा सुल्तान चंद एंड सन्स कामा दरियागंज न्यू दिल्ली 0002, इतनी इंफॉर्मेशन आपने इसमें डाल दी, पब्लिशर वाले ने डाल दी ना, डाली कि नहीं डाली? और जैसे ही आपने ये वाला उसको दे दिया और उसके बाद इंफॉर्मेशन दी और उसके बाद एंटर कर दिया, तो आपका वो जो है कंप्यूटर, उसका कर्सर जाके, और जो कार्ड है 5x3 का लगा है,
उसमें जहां पर पब्लिशर का नाम लिखा जाता है टाइटल के पब्लिशर का नाम लिखेगा, कॉमा करके ईएन लिखेगा, सारे सिंबल लगा देगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देगा। ये काम वो क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसको ये वाला कॉलम का ये आपने मार्क का टैग बता दिया और ये उसके बता दिए। ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कंप्यूटर प्रिंट कर देगा आपके कैटलॉग कार्ड पर। ओके समझ सर। में आया? मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से मार्क 21 के टैग्स आपको जो स्टेप दिए हैं इसमें, उससे चलिए अब मैं कोई कॉमन टैग लेता हूं बेटा। पब्लिशर वाला है ये इवेंट, तो उसके लिए इससे आगे का टैग लेता हूं, 33 के बाद वाला। एक 43 जहां कर्सर है दिख रहा है 043 आपको बुक का सब्जेक्ट लिखना है। ट्रेसिंग में पहले सब्जेक्ट होता है ना बेटा, हाँ, तो उसकी एंट्री आपको ट्रेसिंग सेक्शन में जब करोगे तो नंबर 1 करके जो टाइप करना है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। आप ये जो मार्क का टैग है ये आप टाइप करके दे दीजिए और सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है, या सब्जेक्ट एरिया कोड जो मर्जी लिख दीजिए, सब्जेक्ट कोड लिख आगे। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है कर्सर आगे बढ़ा के उसमें डबल डैश दे दीजिए और फिर कर दीजिए SA और फिर उसके बाद सब्जेक्ट की डिटेल दे दीजिए। सब्जेक्ट कई बार ये होता है एरिया वाइज सब्जेक्ट होता है, नहीं है तो सब्जेक्ट का वैसे ही पूरा नाम लिख दीजिए जो भी आप लिखेंगे। मान लो आपने लिख दिया पॉलिटिक्स इंडिया डैश पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया डैश पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए कंप्यूटर क्या करेगा। जैसे आपने ये सब दिया इसके बाद आपने एंटर कर दिया तो कंप्यूटर इस टाइप के आधार पे कार्ड जो बनता है उसमें मेन एंट्री कैसे बनती है, सबसे वो सब्जेक्ट, फिर ऑथर, फिर पब्लिशर, ये सब आता है और फिर सबसे नीचे आता है ट्रेसिंग वाले 1 नंबर में वो यहां से टाइप करना शुरू कर देगा, इंडिया डैश पॉलिटिकल साइंस या जो भी कॉमर्स या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो लिख के टाइप कर देगा। अगर सब्जेक्ट और भी डिटेल्ड है जैसे 3 वर्डेड है तो पहले कंट्री लिखेगा, फिर पर्टिकुलर वो जोन लिखेगा जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, फिर उसका मेन करेगा। मैं आपको और भी तरह से बता देता हूं, इंडिया पॉलिटिशियन डैश बायोग्राफी, ये आपका सब्जेक्ट है। आपने यहां से यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट बायोग्राफी आपने लिख दिया, आगे ये लिख दिया, ये लिख दिया, उसके बाद यहां पर इंडिया डैश वो पॉलिटिशियन डैश बायोग्राफी, इतना लिख के जैसा यहाँ कर्सर बंद करोगे तो आपके जो एरिया है जहां पे सब्जेक्ट लिखा जाता है वहां पर टाइप हो जाएगा नंबर 1 ये सब्जेक्ट डैश ये पर्सन और डैश बायोग्राफी, ये अपने आप टाइप हो जाएगा। इतना करने से आपका टाइप हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्क 21 स्टडी। मार्क 21 की स्टडी करने से आप ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच। टैग आपने याद करने हैं और इन टैग की एक टेबल बनानी है। वो टेबल कैसे बनेगी, आपके असाइनमेंट में टैग की एक टेबल बना के दी है। असाइनमेंट की कॉपी है आपके पास? हेलो, यस सर, है सर, यस सर है। उसमें मार्क टैग की एक टेबल है। उस टेबल में एक कैटलॉग कार्ड के 5 तरह की चीजें, एक तो एक्सेशन नंबर बनाइए, एक पब्लिशर की इंफॉर्मेशन बनाइए, एक टाइटल की इंफॉर्मेशन बनाइए, एक आप वो जो है ना उसकी फिजिकल कंडीशन और एक एक्सेशन नंबर। इस तरह से 5 चीजों की एंट्री एक एक कार्ड में कर दीजिए। समझ लीजिए 5 कैटलॉगिंग कंप्लीट हो गई। मेन एंट्री प्लस एडेड एंट्री प्लस मार्क टैग एंट्री, इतना काम आपने करना है। सर मेन जो आती है सर, जो मेन एंट्रीज आती है उस पे निशान लगवा दो सर, लर्न कर मैं ऐसे बता देता हूँ, सुन लो कॉल नंबर की आप डिटेल दे देना। कॉल नंबर यानी क्लासिफिकेशन नंबर, बुक नंबर वगैरह, एक वो हो गई, एक कॉल नंबर की, एक हो गई वो उसका क्या नाम क्लास नंबर क्लासिफिकेशन नंबर, और एक हो गई एक्सेशन नंबर की। ये 3 तो एंट्री हो गई। चौथी हो गई ऑथर,
5वीं हो गई टाइटल, और 6ठी हो गई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल कंडीशन, पेज वगैरह, और उसके बाद अगली हो गई सब्जेक्ट एंट्री। अगली हो गई सब्जेक्ट एंट्री, यानी सब्जेक्ट के लिए। टोटल हमने आपको 7 बताई हैं। अगर एक टेबल में 7 भी बनी होंगी तो आपको 3 नंबर का ये आंसर है, 2 नंबर निश्चित रूप से मिलेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है बेटा? Yes, एक बार sir. फिर से Yes. रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से बताता हूँ। एक मेन एंट्री में क्या क्या मेन चीजें होती मैं उनको कहता हूँ। पहले है क्लासिफिकेशन नंबर, उस क्लासिफिकेशन नंबर का मार्क टैग है इसमें। एक्सेशन नंबर का मार्क टैग है इसमें। टाइटल का मार्क टैग है इसमें। ऑथर का मार्क टैग है इसमें। पब्लिशर का, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का, ईयर का मार्क टैग है इसमें। और फिजिकल डिस्क्रिप्शन, यानी कितने पेजेज, कितना साइज, और कौन सी कोई डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन की है। उसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है आपका ट्रेसिंग, और ट्रेसिंग में पहला है सब्जेक्ट। पहला है सब्जेक्ट, उसकी एंट्री और दे दी सब्जेक्ट की। ये टोटल मिला के 7 या 8 एंट्री बनती हैं। इतनी ही बहुत हैं। लिमिट योर वर्क फॉर वर्क ये मार्क 21 ओनली 6 or 7 आइटम, बस उसकी एक एक टेबल लगा दो हर एक एंट्री में।